हेलो नमस्कार दोस्तों, माई क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने गांधी जी का जो एक पार्ट था वो तो देख लिया है। आज हम बात करेंगे उनके आगे की। हमने उसमें जीवन परिचय, उपाधि, समाचार पत्र, उनके जो आश्रम थे, उनकी जो पुस्तकें थी, ये सामान्य बात करी थी। आज हम बात करेंगे उनके आगे की, अर्थात हम बात करते हैं सबसे पहले उनके प्रारंभिक आंदोलनों की। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन। गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन। गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन कौन कौन से? इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम चंपारण बिहार का किसान आंदोलन। सबसे पहले हम बात करेंगे चंपारण बिहार किसान आंदोलन। ये जो आंदोलन था ये हुआ था 1917 में। देखिए, मैं आपको पूरा नहीं लिखाऊंगा कोई चीज, मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, आपको उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, क्योंकि अगर हमें वो पॉइंट याद रहे तो हम कोई भी क्वेश्चन होगा वो इजीली कर लेंगे वहां से। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहली बात थी वो ये थी कि ये कौन सी किसानों से संबंधित था, मतलब किस चीज की खेती करने वाले किसानों से ये संबंधित था। तो ये था जी, वो किसान जो नील की खेती करते थे उनके हितों की रक्षा करना इस जो आंदोलन का था वो क्या था, उद्देश्य था। अर्थात नील की खेती करने वाले कौन, किसान के हितों की रक्षा करना, के हितों की रक्षा करना, ये क्या था इनका पहला उद्देश्य था। एक दो इसके अलावा यहां पर जो तीन कटिया लगान पद्धति थी, कौन सी लगान पद्धति? तीन कटिया लगान पद्धति। तीन कटिया का मतलब है जो उपज होती थी उसका 3/20वां भाग। तीन कटिया का मतलब है उपज का 3/20वां भाग। ये जो लगान पद्धति थी ना, इसका क्या करना था, विरोध। अर्थात ये जो आंदोलनकारी हैं ये तीन कटिया लगान पद्धति का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। इसके अलावा सत्याग्रह शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग कहां हुआ था? इसी आंदोलन के दौरान हुआ था। सत्याग्रह शब्द का पहली बार प्रयोग इसी आंदोलन में हुआ था। मैंने आपको यह बताया था कि सत्याग्रह शब्द का पहली बार विश्व की अगर बात करें तो वो हुआ था अफ्रीका में, वो भी गांधी जी ने किया था। लेकिन भारत में इसका सबसे पहली बार प्रयोग कहां हुआ था? चंपारण बिहार किसान आंदोलन में इसका प्रयोग हुआ था। ठीक है, इसके अलावा इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी कौन कौन थे? तो सहयोगी इसमें एक तो होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो अपने देश की कौन होते हैं, प्रथम राष्ट्रपति होते हैं ना, देश के प्रथम राष्ट्रपति यही थे। इसके अलावा जेबी कृपलानी साहब, इसके अलावा जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी जो थे वो गांधी जी के सहयोगी थे इस आंदोलन में। इसके अलावा दो जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? हमने यही पढ़ा था, हम यही पढ़ते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। वो कब दी थी? वो टैगोर ने इस आंदोलन की सफलता पर ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को इस आंदोलन की सफलता पर, इस आंदोलन की सफलता पर कौन सी उपाधि दी थी? महात्मा। कौन सी उपाधि दी थी जी? महात्मा। ठीक है, ये पांच चीजें आपको इस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं जो ध्यान रखनी है। इंपोर्टेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वो सारी चीजें आ गई जहां से क्वेश्चन इसमें बन सकता है। तो आप ये ध्यान में रखना, चंपारण जो किसान आंदोलन है उससे जुड़ी ये पांच बातें। फिर दूसरा जो आंदोलन है उसकी बात करते हैं। दूसरा आंदोलन है अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। यह हुआ था जी फरवरी 1918 में। अहमदाबाद का मील मजदूर आंदोलन है, यह हुआ था फरवरी 1918 में। इसकी जो मुख्य जो मांग थी ना वो क्या थी? वो थी बोनस। अर्थात मजदूरों के बोनस को लेकर जो आंदोलन चलाया गया था वो था अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। इसमें बोनस की जो मांग थी वो थी 50% की। कितनी थी?
50%। लेकिन सहमति कितने पर बनती है? सहमति बनती है 35% पर। कितने पर बनती है? 35% पर। और यही वो पहला आंदोलन है जिसमें गांधी जी आमरण अनशन पर बैठते हैं। पहला आंदोलन, ये वही पहला आंदोलन है जिसमें गांधी जी आमरण अनशन पर बैठते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इस आंदोलन में गांधी जी का सहयोगी कौन था? तो गांधी जी का सहयोगी था इनमें रामचंद्र शुक्ल। कौन थे जी? रामचंद्र शुक्ल। तो तीन बातें हो गई, इसमें तीन ही बातें ध्यान में रखनी है आपको। इसमें बोनस की मांग को लेकर ये जो आंदोलन चलाया गया था गांधी जी के नेतृत्व में, ये पहला आंदोलन था जिसमें गांधी जी आवरण अनशन पर बैठते हैं। इसके अलावा इसमें जो मांग थी वो 50% की थी, लेकिन जो सहमति है वो 35% पर बनती है। इसके अलावा इसमें जो सहयोगी थे गांधी जी के वो थे रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो आप इसका एक शॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं तीसरे आंदोलन की ओर। तीसरा जो आंदोलन है वो है खेड़ा। खेड़ा जो गुजरात में, वहां पे किसान आंदोलन है। तीसरा खेड़ा गुजरात किसान आंदोलन। खेड़ा गुजरात किसान आंदोलन ये हुआ था मार्च 1918 में। कब हुआ था जी? मार्च 1918 में। हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, आपको भी सीक्वेंस में याद रखना इन चीजों में ना। खेड़ा किसान आंदोलन, यहां पर क्या था कि जो लगान पद्धति थी, लगान की जो दर थी, उनमें बढ़ोतरी कर दी गई थी। तो ये जो था, पहले तो आपको ये ध्यान में रखनी कि आंदोलन क्यों हुआ, कि लगान की दर में क्या कर दी गई थी? इंक्रीमेंट कर दिया गया था, लगान की दर को बढ़ा दिया गया था। तो आंदोलन था नो टैक्स को लेकर। नो टैक्स मतलब हम आपको कर नहीं देंगे, कर देंगे ही नहीं, इस चीज को लेकर यह आंदोलन चलाया गया था। और इसमें जो सहयोगी थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये गांधी जी के सहयोगी थे, जो गुजरात का खेड़ा किसान आंदोलन होता है। ठीक है, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक नाम आता है हार्डीमैन। हार्डीमैन ये जो व्यक्ति है ना, ये इस खेड़ा किसान आंदोलन को भारत का पहला किसान आंदोलन बताता है। ठीक है, हार्डीमैन जो है वो गुजरात के खेड़ा किसान आंदोलन को भारत का पहला किसान आंदोलन बताता है। ठीक है, तो इसमें आपको ये तीन चीजें ध्यान में रखनी है। लगान की दर जो थी वो इंक्रीज हो गई थी, तो नो टैक्स को लेकर ये जो आंदोलन है ये जो गांधी जी उनके नेतृत्व में चलाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे इनके सहयोगी थे। इसके अलावा हार्डीमैन जो है वो ये बोलते हैं कि ये भारत का पहला किसान आंदोलन है। ठीक है, बात आगे करते हैं फिर। इसके अलावा देखो, अब इनकी इसके बाद हम बात करते हैं रोलेट एक्ट की। इसके बाद में हम किसकी बात करेंगे? रोलेट एक्ट। देखना, जो रोलेट एक्ट है वो कब लागू हुआ था, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो रोलेट एक्ट लागू हुआ था 17 मार्च 1919 को। तो रोलेट एक्ट एक्चुअल में क्या था? सिडनी रोलेट नाम का एक अंग्रेज होता है, उसकी अध्यक्षता में एक समिति बनती है, और यह समिति क्या डिसाइड करती है कि अगर हमें किसी भारतीय पर संदेह भी होता है, थोड़ा बहुत भी संदेह होता है, तो हम उसको क्या करेंगे? दंडित करेंगे, उसको गिरफ्तार करके उसको सजा मिलेगी। तो ये क्या था? केवल संदेह मात्र के आधार पर था। तो इसका मतलब ये कानून सही नहीं था। तो जो कांग्रेस होती है, कांग्रेस इस कानून को कौन सा कानून बोलती है? काला कानून। इस कानून को बोलती है जी काला कानून। ठीक है, इसके अलावा जो मोतीलाल नेहरू होते हैं, मोतीलाल नेहरू जो होते हैं, इस कानून को क्या बोलते हैं? न वकील। इस कानून को न वकील, न अपील और न दलील। मोतीलाल नेहरू जो होते हैं इस कानून को न वकील, न अपील, न दलील की संज्ञा देते हैं। ठीक है, अब बात इसके आगे करते हैं। फिर अब आपको ये ध्यान में रखना है, इनकी जो डेट है मैं सीक्वेंस में चल रहा हूं। इसके बाद में क्या होता है, हम बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की।
जो आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को होता है ना। ये दिन एक बैसाखी का दिन होता है, त्योहार होता है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या रहा? एक्चुअल में क्या था कि जो रोलेटेड था उसका करना था विरोध, उसका विरोध किया था लोगों ने गांधी जी के आह्वान पर। तो किया कब था? इस रोलेट एक्ट का किया था विरोध गांधी जी के आह्वान पर 6 अप्रैल 1919 को एक आम हड़ताल होती है। क्या होती है जी? एक आम हड़ताल होती है और रोलेट एक्ट का क्या किया जाता है? विरोध किया जाता है। तो यहां से जो दो कांग्रेसी नेता होते हैं, यहां से दो कांग्रेसी नेता होते हैं, जिनमें एक का नाम होता है सत्यपाल, एक का नाम होता है सत्यपाल, और एक होते हैं जी सैफुद्दीन किचलू, एक होते हैं सैफुद्दीन किचलू। इन दो कांग्रेसी नेता कहां से करते हैं? अमृतसर से इन दोनों कांग्रेसी नेताओं को अंग्रेज अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो फिर इनकी गिरफ्तारी के विरोध में, तो फिर जो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू है, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को, जो एक वैसाखी का दिन होता है, इस दिन को जलियांवाला बाग में एक आम शांतिपूर्वक सभा का आयोजन किया जाता है और इनकी गिरफ्तारी का विरोध किया जाता है। तो वहां पर जो जनरल डायर होते हैं, वहां पर जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ में आते हैं और बिना किसी ऊपरी आदेश के वहां पर बैठी जो लोग हैं उन पर क्या गोलियां चलाने के आदेश दे देते हैं। तो जनरल डायर जो उन पे गोलियां चलाने के आदेश दे देते हैं। तो इससे जो हत्याकांड होता है, इस हत्याकांड में जो सरकार है, जो सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े इनमें 379 लोगों की मृत्यु को दिखाती है। इस हत्याकांड में सरकारी आंकड़े, सरकारी कौन? सरकार कौन? अंग्रेज ही सही टाइम पे, जाहिर सी बात है वो ज्यादा तो दिखाएंगे नहीं। तो उन्होंने 379 जो है लोगों की मृत्यु से हत्याकांड में दिखाई थी। लेकिन जो गैर सरकारी आंकड़े थे ना, लेकिन जो गैर सरकारी आंकड़े थे, उन्होंने 1000 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु का विवरण यहां पे प्रस्तुत किया था। ठीक है। अब इस हत्याकांड की जो खोज, हत्याकांड की, इस हत्याकांड को जानने के लिए 2 समितियों का आयोजन होता है। इस हत्याकांड की छानबीन करने के लिए 2 समितियों का आयोजन होता है, जिसमें एक तो होती है अंग्रेज समिति, अंग्रेज क्यों बोल रहा हूं मैं, हंटर समिति होती है, एक अंग्रेज अधिकारी की अध्यक्षता में हंटर समिति, और एक होती है भारतीय की अध्यक्षता में, जिनका नाम है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, एक मदन मोहन मालवीय समिति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन होता है। अब जाहिर सी बात है, इंटर समिति अंग्रेज अधिकारियों की है, मतलब उसकी समिति के अध्यक्ष एक अंग्रेज हैं, तो वो क्या करेंगे? जनरल डायर को निर्दोष साबित करेंगे, और होता भी वही है। ये जो है, ये जनरल डायर को निर्दोष बताते हैं इस हत्याकांड में, और जबकि ये समिति जो है ये जनरल डायर को दोषी करार देती है। ठीक है। इसके बाद में आपको पता ही है क्या होता है, 1940 में जाके इसका बदला कौन लेते हैं? उधम सिंह लेते हैं। यह आप सबको पता है। उधम सिंह जो होते हैं वो 1940 में लंदन जाके, 1940 में लंदन में जनरल डायर की क्या करते हैं? हत्या करते हैं। ठीक है। अब देखिए, इससे जो ये जो घटना हुई थी, इस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, ये अपनी सर और जो नाइटहुड है, सर और नाइटहुड की उपाधि जो है वो लौटा देते हैं या इनका त्याग कर देते हैं। इसके अलावा जो के शंकर नायर हैं, जो उस टाइम पर गवर्नर की कार्यकारिणी के एक सदस्य होते हैं, वो अपनी सदस्यता से त्याग पत्र दे देते हैं। ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो सर और नाइटहुड की उपाधि त्याग देते हैं। इसके अलावा जो के शंकर नायर हैं, वो क्या करते हैं? जो गवर्नर की कार्यकारिणी है उसकी सदस्यता से त्याग पत्र दे देते हैं। ठीक है। ये बात हो गई जी किसकी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की। इसके बाद में हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन।
नेक्स्ट हम बात करेंगे खिलाफती आंदोलन की। ये जो आंदोलन है ये भी महात्मा गांधी की नेतृत्व में ही होता है। खिलाफत आंदोलन एक्चुअल में होता है जो तुर्की के जो खलीफा होते हैं उनके शासन की पुनः स्थापना करने के उद्देश्य से खिलाफत आंदोलन होता है। और महात्मा गांधी इसका नेतृत्व करने के पीछे कारण जो बताते हैं, महात्मा गांधी इसका नेतृत्व क्यों करते हैं? हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। क्यों करते हैं जी? हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ये जो आंदोलन इसकी नेतृत्व करते हैं। इसके अलावा इससे आंदोलन में पहला मुख्य बात यह कि तुर्की के जो खलीफा है उनका शासन पुनः स्थापित करने के लिए आंदोलन किया जाता है। नेतृत्व करता कौन है? महात्मा गांधी। क्यों करते हैं? हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। इसमें और अन्य लोग जो मुख्य लोग हैं भाग लेने वाले वो हैं मोहम्मद अली, इसके अलावा शौकत अली और मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये तीन और व्यक्ति तो आपको ध्यान में रखने हैं जो इससे आंदोलन में भाग लेते हैं। अब यहां पे एक नाम है अपने पास में, मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो इसके बारे में मैं आपको एक दो लाइन और बताता हूं। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है ये अपने स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। क्या थे जी? अपने स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। हम इन्हीं की याद में, इन्हीं की स्मृति में ही हम 11 नवंबर को क्या मनाते हैं? शिक्षा दिवस। मौलाना अबुल कलाम आजाद की स्मृति में ही 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये ध्यान में रहेगा खिलाफत आंदोलन। चलो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था जी? खिलाफत आंदोलन होता है 1919 में, है ना? खिलाफत आंदोलन होता है 1919 में। और हाँ, एक चीज और ध्यान में रखना, 17 अक्टूबर 1919 को 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत दिवस मनाया गया था। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत दिवस मनाया गया था। आप ये चीज भी ध्यान में रखना, ठीक है? अब बात करते हैं आगे। इसके बाद में हम बात करते हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम की। अभी केवल इसको शॉर्ट में देखेंगे, इसको ना बीच में आ रहा है तो इसको शॉर्ट में देखेंगे अपन। हम जो जितने भी एक्ट्स थे ना, 1784 जो था, 31, 35, 19, 9, 35 सारे, हम इनके अलग से पढ़ लेंगे इनको ना। इसकी एक छोटी सी बात कर लेते हैं, बीच में आ रहा है तो। 1919 का कौन सा था जी? भारत शासन अधिनियम। चलिए 1919 के भारत शासन अधिनियम को और अन्य के नामों से जानते हैं। इसको और नाम जानते हैं अपन मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। कौन सा नाम है जी? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इस अधिनियम को लाने का आधार क्या था? इस नियम को लाने का आधार क्या था? इसका आधार था मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट थी एक तो। मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट प्लस जो होम रूल आंदोलन था, प्लस में जो होम रूल आंदोलन था, ये दोनों जो थे इसके कहते आधार थे। मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट प्लस होम रूल जो आंदोलन था, ये दोनों कहते इसके आधार थे। एक्चुअल में यह जो अधिनियम था प्रकाशित हुआ था 1918 में। प्रकाशित कब होता है ये? 1918 में। लेकिन लागू कब होता है ये? 1920 में। क्या होता है? 1921 में ये लागू होता है। और इस पर जो गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं उनको चर्चा पर बुलाया जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को चर्चा पर बुलाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है?
अब देखो इसकी जो कुछ विशेषताएं हैं उनके बारे में हम बात करते हैं कि इस अधिनियम की क्या क्या जो स्पेशलिस्टिस थी उनकी बात करते हैं। सबसे पहली जो मुख्य विशेषता थी वो थी प्रांतों में द्वैत शासन। प्रांतों में द्वैत शासन, ठीक है। और केंद्र में क्या था, अनुत्तरदायी शासन। केंद्र में अनुत्तरदायी शासन। इसी अधिनियम के तहत नरेश मंडल की स्थापना होती है। इसी अधिनियम के तहत नरेश मंडल की स्थापना होती है, ठीक है। होती कब है जी, 8 फरवरी 1921 को नरेश मंडल की स्थापना होती है। और इसी के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। इसी अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है 1926 में, ठीक है। इसके अलावा 1909 के जो भारत परिषद अधिनियम था, आपको अगर याद हो तो उसमें जो मुस्लिम थे उनको प्रत्यक्ष मतदान का अधिकार दिया था। उसी प्रकार 1919 के अधिनियम के तहत किसको प्रत्यक्ष मतदान का अधिकार दिया था, तो उसमें एक नाम था सिखों को, इसके अलावा एंग्लो इंडियन को, इसके अलावा जो भारतीय ईसाई थे, इसके अलावा जो भारतीय ईसाई थे इनको भी प्रत्यक्ष जो मतदान उसका अधिकार दिया गया था। और अगर संक्रमणकालीन भी उपाय भी इसका एक खोजा गया था कि इसकी 10 वर्ष बाद में क्या होगी, पुनः इसकी जांच होगी कि ये जो अधिनियम है ये सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको जो विशेषता है ना, ये मैंने 5-4 विशेषता जो लिखा है ये सारी इंपॉर्टेंट है। आपके एक बार अगर इतना भी याद रखते हो तो बहुत है, एक बार काफी है ना। अभी जब इसको हम पूरा पढ़ेंगे तो पूरा कंप्लीट भी कर लेंगे इसको। एक विशेषता क्या थी, प्रांतों में द्वैत शासन। इसके अलावा नरेश मंडल की स्थापना, केंद्र में अनुत्तरदायी शासन, लोक सेवा आयोग की स्थापना, और सबसे लास्ट में इस अधिनियम के तहत सिखों, एंग्लो इंडियन और जो भारतीय ईसाई हैं उनको प्रत्यक्ष मतदान का अधिकार दिया था। 1909 के भारत परिषद अधिनियम में मुस्लिमों को ऑलरेडी ये जो प्रत्यक्ष मतदान का अधिकार है वो दिया जा चुका था, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, अब हम इस चीज को अब यही तक रखते हैं ना। अब एक हमने जो खेड़ा गुजरात का किसान आंदोलन पढ़ा था उसमें हमने एक व्यक्ति की चर्चा की थी जो गांधी कहते सहयोगी थे। थोड़ी सी उनके बारे में हम बात कर लेंगे। इसके जो आगे के आंदोलन जो भी है, असहयोग आंदोलन है, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। लेकिन अभी जो एक शख्सियत आई थी थोड़ी सी उनकी बात करते हैं अपन। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका जो वास्तविक नाम है ना वो होता है वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार जो इनको बाद में उपाधि के स्वरूप, या इनको बहुत से लोग मुख्य रूप से जो हिंदी, फारसी और उर्दू में क्या बोलते थे, सरदार बोलते थे, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रमुख होता है ना। तो इनके बाद में ये नाम लगा था आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका नाम हो गया था। इनको हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, लौह पुरुष, आयरन मैन, इनको हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। अब मैं यहां पर इनके बारे में ना बात करके इनकी जो हमारे हिंदुस्तान में सबसे ऊंची मूर्ति जो इनकी जो स्टैचू लगी है, पूरी दुनिया की जो सबसे ऊंची स्टैचू जो लगी है अपने, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, ठीक है। इस मूर्ति की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 182 मीटर है। कितनी है जी, 182 मीटर। और अगर फीट की बात करूं तो है 597 फीट, ठीक है। ये तो केवल मूर्ति की ऊंचाई है। अगर आधार सहित हम बात करें, अगर मैं बात करूं आधार सहित, तो आधार सहित है ये 240 मीटर, टोटल है 790 फीट, ठीक है।
दुनिया की सबसे ऊंची है। दूसरे नंबर की कहां पे है? चीन में, जो स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा की मूर्ति है ना, 682 फुट की टोटल आधार से, तो उसकी 682 फुट है। तो आपको ये चीज ध्यान में रहेगी, ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है कहां पर? ये सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर दूर, ठीक है, सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर दूर। एक नाम है, क्या नाम है जी? बुद्धा पेट। एक नाम है साधु बेट, सॉरी साधु बेट, एक नाम है साधु बेट। नर्मदा नदी में एक टापू है साधु बेट, इसके ऊपर ये मूर्ति जो है वो स्थापित की गई है। इसका शिलान्यास, इसका जो शिलान्यास है वो किया गया था 31 अक्टूबर 2013 को। 31 अक्टूबर 2013 को इसका शिलान्यास किया गया था। 31 अक्टूबर जो है वो सरदार पटेल का जन्मदिन है, ठीक है। और इसका जो काम पूरा होता है वो अक्टूबर के मध्य में 2018 में होता है। अक्टूबर के मध्य में 2018 में इस मूर्ति का जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है। और इस मूर्ति का उद्घाटन जो है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और कब करते हैं? 31 अक्टूबर को ही इसका उद्घाटन करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई अगर डाउट रहता है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और घरों में रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू।